दूसरी मैं बुलाना चाहूँगी यूनिस खान को। यूनिस खान जो विविध, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विशाल सर हियर, जो नामी फिल्म डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर है। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू सर, थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट निखिल टू गिव अ टोकन ऑफ। Now I hand over the mic to Eunice, and Eunice is going to engage us in a very interesting conversation on the book. Eunice. टेक्नोक्रेट पढ़ी लिखी जनरेशन के सुलझे नौजवान को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं निखिल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसने आपको लेखक बनाया, मुझे ये बताइए पहले तो। दुर्घटना कह लीजिए कि जो तालीम थी, तालीम ने ये लेखक बनाया। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और पेरेंट्स को बहुत फिक्र रहती थी कि इंग्लिश मीडियम में कब तुम्हारा तबादला करा दिया जाए यहाँ से। बट बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था हिंदी किताबों से। छठी से लेकर 12वीं तक हिंदी किताबें जब पढ़ता था तो बहुत क्लासिक लिटरेचर के समय की पढ़ाई होती थी। सूरदास, तुलसीदास, मतेराम, देव, रत्नाकर, बिहारी, रसखान। तो वो पढ़ते पढ़ते हिंदी साहित्य से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो उसी समय बहुत कुछ दिमाग में ही बन गया था कि अब इन किताबों के साथ ही समय बीतने वाला है फ़िलहाल। तो तभी से लिख रहा हूँ। 7वीं 8वीं कक्षा में था जब से, तब से लिखता आ रहा हूँ। और फिर BHU चला गया, वहाँ पर थिएटर बहुत ज़्यादा किया, तो और किताबों के साथ जोड़ जोड़ाव लगा रहा। IITIM जाने के बाद भी किताबों और हिंदी किताबों से जुड़ाव लगातार रहा और अभी तक पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदी स्कूल में पढ़े थे और माता पिता का हमेशा ये आग्रह था कि अंग्रेज़ी स्कूल वाला अच्छा बच्चा कब बनेगा निखिल, और लगाव हिंदी किताबों से और हिंदी की पढ़ाई से हो गया था। हम यहाँ जो 3 लोग बैठे हैं ये हिंदी स्कूलों से पढ़कर आए ऐसे वाले बच्चे हैं जिनके माँ बाप चाहते थे कि वो अंग्रेजी वाले अच्छे बच्चे बन सकें। विशाल जी, बहुत बीहड़ राहों से निकलकर आप भी आए हैं। किस तरह के बचपन में दबाव होते थे कुछ बन जाने के? बन जाने के दबाव से ज़्यादा जो अंग्रेज़ी का कॉम्प्लेक्स हमारे पूरे देश में है कि जो अंग्रेज़ी में बोले वो उसका दबाव ज़्यादा है। हाँ। उसकी बात में सच्चाई ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में झूठ नहीं बोला जा सकता। तो ये जो है, ये जब हम स्कूल में थे तभी चीज़ें शुरू हुई थी। और हम स्मॉल टाउन से हैं। मैं तो नजीबाबाद में था पहले, जहाँ पे पहली बार इंग्लिश मीडियम का नाम सुना था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। फिर उसके बाद जब मेरठ आया तो भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और फिर वहाँ पे दोस्त बन गए तो वहाँ से निकलने का मन नहीं किया। घर वाले चाहते थे कि किसी कॉन्वेंट एजुकेशन में जाएं, बट मेरा फिर उस वक्त मन नहीं था। पर उसके बाद मुझे बात तक काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा और फिर उससे मैं उभर के आया। और आज मुझे लगता है कि मैं जो कुछ हूँ उस हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से हूँ। नहीं तो मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं होता। ये सूरदास, कबीरदास, ये पढ़ा ही नहीं होता। अज्ञे, ये सब चीज़ें से तो हम ना वाकिफ़ रह जाते। और वही उसी ने मुझे यहाँ सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा मकाम बना वो उसी वजह से बना। और मैं अपने जो ऊपर वाले ने जो स्क्रीन पे लिखा था उससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये हिंदी मीडियम से आए, क्योंकि हम अपनी ज़बान को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और बहुत ही गलत बोला जाता है हिंदी को, और स्पेशली उर्दू को तो और बुरा बोला जाता है, ख़राब बोला जाता है। बट आई थिंक कि इसलिए मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि एक तो हिंदी में नावल है, ऊपर से यूपी नाम है, तो मुझे वैसे ही उसके साथ एक वो था लगाव। तो ये है। विशाल जी ने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है हिंदी के इलाकों से होने का, इस कॉम्प्लेक्स के दौरान, कॉम्प्लेक्स की इस धुंध में हम ये भूल जाते हैं कि हम वहाँ क्या हासिल कर रहे हैं,
उस हिंदी से हम क्या हासिल कर रहे हैं? जैसे निखिल हिंदी स्कूलों में पढ़ते हुए, हिंदी के क्लासिक साहित्य को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं भीतर से लेखक बनते चले जा रहे थे, और एक बहुत बड़ा दबाव ये होता है कि लड़का इंजीनियर बने, आईआईटी में जाए, और वो तो आपने करके दिखाया था। आईआईटी तो अंग्रेजीदां जगह होती हैं, वहाँ आपने अपनी हिंदी को कैसे बचा के रखा था? और क्या लिखने के बाद कहीं छपने के लिए भेजी गई थी चीज़ें? नहीं, छपने के लिए तो बाद में भेजी गई। हिंदी बची ऐसे कि मुझे याद है जब मैं पढ़ता था 12वीं में, तो दोपहर में हिंदी मीडियम की पढ़ाई हो रही होती थी, और उसके बाद जब आईटी की तैयारी के लिए कोचिंग जाता था तो अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई हो रही होती थी। तो दोपहर में मैं संघर्ष कर रहा होता था परवलय अति परवलय नाभि उत्केंद्रता से, और शाम में जाता था तो पैराबोला हाइपरबोला फोकाई एक्सेंट्रिसिटी, तो मैं नाभि और फोकाई सब में बहुत फंसता था। तो वो बहुत ही एक मुकाम था जब मैं ये सोच रहा था कि क्या हिंदी लेके गलत कर दिया क्या, या हिंदी अंग्रेज़ी के बीच में कैसे सामंजस्य बनाऊंगा। बट दिन में हिंदी, शाम में अंग्रेज़ी वाली वो जो चीज़ तब जो शुरू हुई थी वो अभी तक बनी हुई है, और भाषा को तब भी बचा कर रखा। आईआईटी ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम था, आईएम भी अंग्रेज़ी मीडियम में था, बट हिंदी किताबें लगातार वहाँ पर चलती रहीं। जहाँ तक मुझे याद, मेरी पहली किताब भी मैंने आईएम में ही ख़त्म करी थी, और रात 2 बजे 3 बजे तक क्लासेस होती थी, और रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक बैठकर अपनी किताब की एडिटिंग कर रहा होता था। तो वहाँ पर आखिरी सेमेस्टर में अपनी किताब को ख़त्म किया था तब मैंने। क्या बात है। नहीं, पर ये इनकी एक बात अच्छी है, वो तो अभी तक लागू होनी चाहिए कि दिन में हिंदी और शाम को अंग्रेज़ी, शाम को अंग्रेज़ी होनी चाहिए। आइए भाई। ओके विशाल जी, वो बात स्किप हो गई क्या? नहीं, वो आपने नहीं सुना? जिसको शाम को अंग्रेजी चाहिए उन सब ने सुना। अच्छा, शाम को अंग्रेजी। जी मुझे ये बताइए कि ये जो पहली किताब का ख्याल आया था, ये कहाँ से आया था निखिल? वैसे तो देखूं, पहली किताब का कोई ख्याल नहीं था। मैं बहुत साल से कहानियाँ लिख रहा था। जब कुछ एक 10-12 साल का रहूँगा तब से कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था मैंने। और तो जब बहुत सारी कहानियाँ हो गई थी तब मुझे ये लगा कि हाँ, इन कहानियों को एक के ऊपर एक रख दूँ तो शायद एक किताब की शक्ल ले लेंगी। तो किताब सोचकर मैंने कभी नहीं लिखा था, ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक घोषित लेखक हो जाऊँगा। जब कहानियाँ ख़त्म हो गई, आईएम में उन कहानियों पर काम कर रहा था। एक कहानी ख़त्म करने के बाद उस पर नाटक बनाता था, उसका मंचन होता था, उसके बाद उसको फिर रिफ़ाइन करता था, कई सालों तक उन कहानियों को पाला पोसा संवारा। फिर जब लगा कि हाँ, अब इन कहानियों ने एक मुकम्मल मकाम ले लिया है, तो फिर अपने पब्लिशर को भेजा। मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था कि हाँ, ये कोई पब्लिशर है, क्योंकि हिंदी पब्लिशिंग की दुनिया बहुत ही डिप्रेसिंग है। आप पब्लिशर खोजने निकलेंगे और आप खोजते ही रह जाएंगे, और आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आप किताब छापने का ख्याल भी छोड़ देंगे। बट मैं संयोग से एक ही आदमी को जानता था, शैलेश, जो हिंदी के एडिटर थे। उनको अपनी कहानियाँ भेजी, उन्हें बहुत पसंद आई, और मेरा ख्याल है 1 महीने के भीतर ही हमने किताब को शक्ल दे दी थी। और तो कभी ये दिमाग में ख्याल नहीं था कि एक दिन लेखक बनूंगा। लिख रहा था, लगातार लिखता जा रहा था। जब कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक के ऊपर एक रखता हूँ, किताब बन जाती है। क्या बात है। ये किताब आपकी पहली किताब है? नहीं, जिसकी बात आपने की, नमक स्वादानुसार, जिसके लिए आपने कहा कि एक के ऊपर एक रखते जा रहे थे, और शैलेश उन दिनों अपना पब्लिकेशन धीरे धीरे शुरू कर रहे थे। हिंदी में युवा पब्लिकेशन, युवा प्रकाशन की दुनिया की जो क्रांति है, वो शैलेश भारतवासी ने हिंदी युग्म के ज़रिए, और अब हिंदी युग्म और वेस्टलैंड मिलकर ये जो प्रकाशन की दुनिया को थोड़ा हिला रहे हैं। अपनी कहानियों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये उपन्यास है, या आपकी नमक स्वादानुसार, या ज़िंदगी आइस पाइस की कहानियाँ, ये नौजवानों की कहानियाँ हैं, ये 90 के दशक के लड़कों की कहानियाँ हैं। हिंदी में ऐसी कहानियाँ इससे पहले लिखी नहीं जा रही थीं, युवाओं से कनेक्ट हुआ नहीं जा रहा था। आपसे बहुत सारे युवा कनेक्ट हुए। बाद में अभी हाल 1 महीने से जो हंगामा है बेस्ट सेलर का, उन नामों में आप शामिल हैं। ये 90 के दशक पर लिखने का कारनामा है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं, हाँ। बट मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली ये चूज़ किया हो कि मैं 90 के दशक की कहानी, उस दौर को जिया इसलिए। हाँ, वही आदमी जो भोगता है शायद वही लिख रहा होता है। और एक जो बहुत बड़ा
गैप था हिंदी साहित्य में। हम कितने ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि जिसे साहित्य अकादमी मिला या जिसे ज्ञानपीठ मिला, बहुत ही हम में से शायद ही कोई लोग अभी यहाँ पे ये बता पाए कि हाँ फला फला मैं साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ वाले इन लोगों को पढ़ता रहा हूँ। क्योंकि किताबों की सारी खरीद जो होती थी वो बस लाइब्रेरी तक जाती थी, और 200 किताबें फ़लाना स्टेट की फ़लाना लाइब्रेरी को चली गई, 500 किताबें स्टेट की इस लाइब्रेरी को चली गई, तो वो लोगों तक कभी पहुंच नहीं पा रही थी। और एक से एक इतनी अच्छी अच्छी किताबें जो हम आप पढ़ते हैं लेकिन आम जनता उन्हें पढ़ ही नहीं पा रही, समझ ही नहीं पा रही। तो इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो कहानियाँ लिखूँगा कम से कम अपना भोगा हुआ ही लिखूँगा। और फिर किस्मत कह लीजिए या ये कि लोगों को अपनी भोगा हुआ जब उन्होंने किताबों में देखा तो उन्हें पसंद आया, और फिर इस तरीके से वो किताबें लाइब्रेरियों से बाहर निकलकर लोगों की बुक शेल्फ में आने लगीं। और 10वीं 11वीं के बाद जो लोग हिंदी की कहानी पढ़ना छोड़ चुके थे, या कल हिंदी दिवस है, लोग कल सिर्फ प्रेमचंद्र और हामिद और ईदगाह और चिमटा बस इतना ही याद कर पाएंगे। तो उसके बाद लोगों से हिंदी किताबें छूट गई, तो यही कोशिश थी कि वो लोग वापस हिंदी किताबों तक लौटें। देखिए यहाँ एक कॉमन कनेक्ट है, एक सूत्र है जो दोनों लोगों को एक साथ बांधता है, और एक वो सूत्र हिंदी भी है, एक वो सूत्र अपनी तरह के जीवन को अपनी रचना में उतारना भी है। ये काम निखिल भी करते हैं, ये काम विशाल जी भी करते हैं। विशाल जी ने भी ऐसे सिनेमा की धारा पर कदम रखा जहाँ जिससे वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे, उन लोगों की कहानियाँ जो हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं, बहुत एलीट संसार के लोग नहीं हैं, बहुत चमकीले और बहुत धुले धुले पुछे पुछे से लोग नहीं हैं, ये असली दुनिया के लोग हैं। विशाल जी, इतना बड़ा जोखिम था ये? फिल्मी दुनिया तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। नहीं, जैसे अभी निखिल ने बोला ना कि आप वही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जो आप जानते हैं, जो आपने जिया हुआ, उसमें सच्चाई नज़र आती है। और राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स, ये क्रिएटिव लोग, वो जो अपना क्रिएटिव काम करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम नेकेड हो जाते हैं अपने काम में। आप उनको इमोशनली बिल्कुल आप उनको परख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि उनका इंटीरियरिटी उनकी क्या है, उनका अंदरूनी जो हिसाब किताब है अंदर इमोशंस का, वो क्या है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि मैं जो बनाऊंगा वही बना सकता हूँ जो कि मैंने जिया हुआ है या जाना हुआ है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी रिसर्च करते हैं जो आपने नहीं जिया है। अब एक भिखारी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जाके भीख मांगें, बट आपके अंदर उतनी क़ुव्वत होनी चाहिए, उतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे के दर्द को सहन कर सकें। आज इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद पढ़ना कितना हो पाता है आपका? मुझे पता है कि आप बहुत सारा अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, किताबों से घिरे होते हैं। हाँ, मैं एक वक्त में कोई 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता रहता हूँ, तो वो रेखा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो एक वक्त में एक किताब पढ़ पाती, और मेरे टाइम बंधे होते हैं कि अभी मैं आज 3 दिन तक मैं ये किताब पढ़ूँगा, फिर उसको रोक के फिर मैं दूसरी शुरू कर देता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये 2-3 किताबें एक साथ पढ़ने में। मुझे लगता है विशाल का तो जो साहित्य से कनेक्ट है वो फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी आदमी से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से कहानियाँ खोज कर लाते हैं, सारी कहानियाँ साहित्य से ही खोज कर लाते हैं। और हमें नहीं पता था कि अगली कहानी कहाँ से, किसी अननोन ऑथर की अननोन सी कहानी भी, जिम्बाब्वे से भी आप शायद कमीने की कहानी खोज कर लाए थे, और अगली कहानी की भी कुछ चर्चा सुनते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप कहानियाँ लेके आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं साहित्य कला अकादमी की जो बुक आती है समकालीन साहित्य, वो मैं बहुत ही रेगुलरली पढ़ता हूँ, क्योंकि उसी के ज़रिए हम लोग कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के टच में रह सकते हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है कि एक ही तागा है जो कि उससे जुड़ा रहता है। उसमें मैंने जैसे एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, जो चरण सिंह पथिक एक राइटर हैं राजस्थान से, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी कहानी मैंने आज से 6 साल पहले समकालीन साहित्य की मैं पढ़ी थी, 2 बहनें। इतनी खूबसूरत कहानी है, इतना लिटरेरी काम किया हुआ है। मैंने उसके राइट्स तभी लिए थे और नियर फ्यूचर में मैं वो फिल्म बनाने वाला हूँ। बात कहानियाँ ढूंढने की हो रही है। हमने विशाल जी से जानने की कोशिश की, लेखक यहाँ बैठा हुआ है जिसकी किताब का विमोचन है। ये निखिल को कहानियाँ कहाँ से मिलती हैं? IIT, IIM, और
ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में जाते, माँ बाप से धकेआए हुए नौजवान, प्रेम तलाशते नौजवान। नहीं, कहानियाँ कहीं से भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं। जैसे विशाल बोल रहे थे कि एक भिखारी की कहानी कहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भीख मांगने की कुछ समय प्रैक्टिस करें। तो मेरी कहानियाँ भी, अगर एक बच्चे की कहानी भी है तो एक वैश्या की कहानी भी है। तो कहानियाँ इस तरीके से मिल जाती हैं कि कभी भी कोई भी बात आपको चुभ जाती है, या कोई बात आपको बहुत असर कर जाती है। कई बार किसी फिल्म से या किसी डॉक्यूमेंट्री से या किसी न्यूज़ आर्टिकल से ही कही हुई बात निकल सकती है। कई बार आपसे आ सकती है, विशाल से आ सकती है, या आज की घटना पर आ सकती है। बट ये है कि अगर कोई बात जहन में रह जाती है तो धीरे धीरे पकते पकाते फिर वो कहानी में तब्दील हो जाती है। ये किताब जिसका विमोचन होने वाला है, इसका एक हिस्सा यहाँ मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कितनी रोचकता के साथ निखिल अपनी कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक चरित्र कह रहा है इस किताब में, कहता है कि सच्चाई वाली दुनिया इतनी बोरिंग जगह है कि हम तो हर वो बात सही मान लेते हैं जिसको मानने में हमको मजा आए। हिंदी अखबार में संडे का रंगायन रूपायन नहीं पढ़ते हो। संडे का अखबार बाकी हफ्ते के अखबार से 2 रुपए ज्यादा कीमत का क्यों होता है? क्योंकि उस अखबार को पढ़ने में मजा आता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बूढ़े घुटने, नरसिम्हा राव के मुंह में क्या रखा है, लेकिन रणबीर और दीपिका का क्या चल रहा है उसमें तो मौज है। अमिताभ का रेखा से चक्कर हो ना हो, हम तो उसे सच मान लेते हैं। ये जो सच मान लेना है, अपनी मौज लेना है, हॉस्टल की ज़िंदगी जहाँ माँ बाप के भेजे इतने से पैसों में काम चलाना है, वहाँ कुछ लड़के हैं जो बड़े से पढ़ाकू हैं और जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिख रहा है। फिर कुछ लड़के हैं जिनकी रैगिंग ली जा रही है, जो बदली हुई ज़िंदगियों से परेशान है। ये सब इन कहानियों में आते हैं। तो इससे पहले बहुत सारे बड़े और नामी लेखकों की कहानियों में क्यों नहीं आते? अब इसका ठीक जवाब, पहले सवाल के 2 हिस्से हैं। एक का ठीक जवाब तो मेरे पास नहीं है कि क्यों नहीं आता। शायद समय बदल रहा है धीरे धीरे। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने क्लासिक ढर्रे वाली कहानियाँ कह रहे हैं। अब मेरी कहानी में क्यों आता है, शायद अब इसी किताब को ले लीजिए तो अगर ये बात छापी ना जाए, क्योंकि मीडिया वाले लोग हैं, ये एक अनऑफिशियली कह रहा हूँ, एक तरीके से 5 पॉइंट समवन से मेरा बदला था क्योंकि इस समय आईआईटी की कॉलेज की एकमात्र किताब है जो बहुत बड़ी बेस्ट सेलर ही है, वो 5 पॉइंट समवन है। बट मुझे लगता था कि आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाना चाहता था तो हम सब ने भोगा हुआ है, और वहाँ के किरदार लाना चाहता था। और ख़ास तौर पे जब उसमें बनारस मिला हुआ हो तो वो किरदार तो बहुत ही अलग ही दुनिया के अलमस्त, फक्कड़, अघोरी किस्म के लोग होते हैं। तो उस किताब से ये बदला है ये किताब कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक असली इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बनारस का आईआईटी का कॉलेज, और वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हैं कि आईआईटी जाकर कोई नासा चला गया, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भीतर कुछ नया खोज निकाला, या स्वदेश के शाहरुख खान की तरह गांव में जाके ट्यूबवेल चला के उससे पानी निकाल दिया। तो ये उससे बदला था, क्योंकि मैं चाहता था, बहुत सारे लोग आईआईटी में ऐसे भी होते हैं जो जिस तरीके के होके जाते हैं वैसे ही निकल आते हैं, बस उनके भीतर इतना तब्दीली आती है कि वो बाफ़िक्र से बेफ़िक्र हो जाते हैं। जैसा मैंने इस किताब की शुरुआत में लिखा है, तो बाफ़िक्र से बेफ़िक्र होने की ही जर्नी है ये किताब। हम जिस दिन बात कर रहे हैं, ये सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी के उत्सव मनाने का दौर है। कल हिंदी दिवस मनाया जाएगा, कल परसों नरसों, जहाँ जब जैसे वक्त मिलेगा। विशाल जी, सिनेमा के अलावा हिंदी लिखने पढ़ने का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? वो आई थिंक नॉर्थ से बची रहेगी हिंदी। बाकी यहाँ तो हम हिंदी भी अब रोमन इंग्लिश में पढ़ते हैं। जी 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 जी। हाँ। मैंने सुना और देखा है कि सिनेमा का जो कारोबार होता है वो रोमन में होता है, रोमन हिंदी में होता है। हाँ, रोमन इंग्लिश में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, और वो अब इतना उसका चलन हो गया है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना बेहतर है कि एटलीस्ट हिंदी तो है, चाहे अब रोमन इंग्लिश में ही है, पर हिंदी की लिपि जो है वो मुझे लग रहा है कि वो तो नॉर्थ से बच सके तो बच सके, यहाँ तो और कहीं तो नहीं बचने वाली। थोड़ा सा अफसोस होता है ये चीज़ें जान के, क्योंकि हम ऐसे दौर में हैं जब कंप्यूटर पर यूनिकोड है, इंटरनेट पर देवनागरी में खूब सारा सामान उपलब्ध है, बहुत सारी सामग्री हर विषय की है। मोबाइल पर हिंदी में संदेश हम भेज सकते हैं। ऐसी दौर में अगर लिपि का संकट है, निखिल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, हिंदी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे? अब नहीं,
देखिए बगल में विशाल बैठे हैं, अभी भी हमारे देश में सिनेमा में बॉलीवुड हिंदी ही एक माध्यम है। भले ही अब आप यहाँ पर जितनी किताबें हैं 95% किताबें अंग्रेज़ी की होंगी, शायद वो भी मैंने ज़्यादा कम बोल दिया होगा, 100% किताबें यहाँ पे अंग्रेज़ी की ही होंगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा कहानी का जो माध्यम है वो सिनेमा ही है। किताब भले ही कुछ 1 लाख लोगों को, या बहुत बड़ी किताब हो गई तो मिलियन लोगों को पहुँचे, बट सिनेमा अभी भी करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा है। और आप भी किसी भी किताब का ट्रांसलेशन भी उठा लीजिए, अगर आमिश की कोई किताब है, ये सही आंकड़े हैं कि अगर अंग्रेज़ी की किताब 10 लाख बिकी है तो जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन होकर आता है तो वो 30 लाख 40 लाख तक जाता है। तो ये आंकड़े और सिनेमा ये बताता है कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा ना अभी भी हिंदी वाली है। जो लोग कहते हैं ना कि अगर किसी को मारो ना तो फिर वो रोता हिंदी में ही यार, या जब किसी को गुस्सा आता है तो फिर वो गाली फिर हिंदी में ही देता है। तो हमारी आत्मा अभी भी हिंदी वाली तो है ही। हम भले ही अंग्रेज़ियत की वजह से अंग्रेज़ी किताबों को लेने में थोड़ा कूल महसूस करें या हिंदी किताबें थोड़ा सा छुपा दें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अंतरात्मा हिंदी वाली है और रहेगी ही। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि हमारी अंतरात्मा हिंदी की बनी रहे। थोड़ी देर में हम इस किताब का विमोचन करते हैं। निखिल, मुझे बताइए कि इतनी पेशेवर व्यस्त ज़िंदगी में लिखने की मोहलत और मौके कहाँ होते हैं? पीछे मेरी पत्नी खड़ी हैं, जब वो मोहलत दे देती हैं तो लिख लेता हूँ। सैटरडे संडे ले दे के बस वही 2 दिन बचते हैं तो उनसे गालियाँ खाता हूँ थोड़ी सी, और कोशिश करता हूँ कि जब एक किताब शुरू हो जाए तो फिर उस किताब को ही ख़त्म कर रहा हूँ, वो इजाज़त दे देती हैं। और रात में भी जब आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि रात में लिखूँ। कभी कभी दफ्तर में भी चोरी करके मीटिंग रूम बुक करके वहाँ पर मीटिंग के बहाने अगर किताब का कुछ ड्राफ्ट चल रहा है तो ज़रूर से उसे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहीं सबसे चुरा कर ऑफिस से लौटते हुए मोबाइल पे नोट्स लेते हुए ऐसे करते ही किताबें करता हूँ। अब ले दे के डिसिप्लिन है जो बचा कर रखा हुआ है, अदरवाइज़ तो फ़िलहाल किताबें ख़त्म करने का वक्त तो नहीं मिलने वाला। हम जिस समय में हैं अभी 1 महीने पहले हिंदी बेस्ट सेलर का एक बड़ा हंगामा हुआ। एक बड़े अखबार ने एक बड़ा सर्वे किया। उस बड़े सर्वे में हिंदी की बेस्ट सेलर किताबों की जो सूची आई, हिंद युग वेस्टलैंड ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन वॉश किया है। चारों तरफ उनकी किताबें, निखिल की किताब भी उसमें शामिल है, दिव्य प्रकाश वहाँ खड़े हैं, उनकी किताब शामिल है और लोगों की किताब शामिल है। सवाल ये है कि ये नौजवान सचमुच अच्छा लिख रहे हैं क्या, या कोई और वजह जिसकी वजह से जो धाकड़ साहित्यकार हैं उनके भीतर एक असुरक्षा पैदा हो गई? नहीं, बेस्ट सेलर किताबें ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल अभी हिंदी की सबसे अच्छी किताबें हैं, नहीं, ऐसी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं देखते किताबों को। ये सिर्फ बिक्री के आंकड़े हैं। तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि हमारी किताबें बेस्ट सेलर्स में सिर्फ इसलिए हैं, मतलब जैसा कि नाम से ही समझते हैं, वो सिर्फ बिकी ज़्यादा हैं। मुझसे बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं जिनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ, जो फ़िलहाल लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हैं। बट जो हमारा हिंदी वाला समाज है वो सरप्राइजिंगली वो बेस्ट सेलर को एक गाली की तरह ले लेता है कि यार ये किताबें बेस्ट सेलर हैं, ये लोग अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बेच रहे हैं। तो उसने किताबों को वैसा ही लिया, बट उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि शायद इन किताबों की सेल अच्छी हुई है। बट मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि उनसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हाल फिलहाल उन लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बट ये पाठकों पर है कि वो कब उन किताबों को खोजना शुरू कर देते हैं और उन्हें बेस्ट सेलर बना देते हैं। तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर वो ज़्यादा अच्छी किताबें मेरी किताबों के भी ऊपर आती। बट हाँ, ये सारी किताबें ईमानदार किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, लोगों को पसंद आने वाली किताबें, जैसा कि सिनेमा में होता है, आर्ट फिल्म और पॉपुलर सिनेमा जैसा होता है, वैसा ही कुछ मान लीजिए। विशाल जी, आपको लगता है कि आप भी उसी ज़मीन पर खड़े हैं जहां एक तरफ एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल सिनेमा है जिसके पास बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, और दूसरी तरफ ईमानदार सिनेमा है जिसके पास एक ठोस कंटेंट है? आई थिंक वो लाइन अब बहुत ब्लर होती जा रही है, बिकॉज जो बड़े बड़े आंकड़ों के साथ फिल्में बनती हैं वो नहीं चलती हैं, जो छोटी छोटी फिल्में बनती हैं वो चलती हैं। तो वो आई थिंक अब ऑडियंस अचानक बहुत ही तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है सिनेमा के लिए। क्योंकि आप देखें तो एक डनकर्क जैसी फिल्म इतना बड़ा बिजनेस करती है कि जो हमारे किसी बड़े स्टार की फिल्म से भी ज़्यादा निकल जाती है। तो आई थिंक अच्छे सिनेमा के लिए जैसे हिंदी मीडियम आई या बरेली की बर्फ़ी, ये सब इस तरह की फिल्में, छोटी छोटी फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं और चल रही हैं। तो वो लाइन ब्लर होती जा रही है अब कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल या आर्ट। अगर फिल्म अच्छी है तो लोग उसे देखने जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात विशाल ने बोली है कि एक ऐसा समय है जब छोटी छोटी फिल्में नए विषयों के साथ बड़ा कमाल कर रही हैं। यहाँ पर मैं फिल्में हटा के
किताबें फिट कर देता हूँ, तो छोटी छोटी किताबें नए विषयों के साथ वाकई कमाल कर रही हैं, चाहे वो निखिल की इससे पहले की दोनों किताबें हों या ये किताब हो। ये उपन्यास इतनी देर से क्यों आया, इसके बारे में ज़रा डिटेलिंग कीजिए। वो कौन सी बात थी जो आपको रोके जा रही थी? जैसे कि मैंने इसकी भूमिका में लिखा भी है कि ये शायद मेरी पहली किताब हो सकती थी, लेकिन मैंने इसे पहली किताब नहीं कहा। उसकी एक वजह थी, मैं शायद इस बात से बच रहा था कि अगर एक और किताब IIT पर आती है तो उसे मेरे बैकग्राउंड की वजह से और IITIM का टैग जुड़ा होने की वजह से उसे शायद एक और 5.1 करार कर दिया जाएगा और वो तुलना होने लगेगी। तो मैं शायद पहले हिंदी साहित्य में स्थापित होना चाहता था और इसलिए मेरी पहली किताब नमक स्वादानुसार हुई। मैं चाहता था कि पहली किताब का विषय थोड़ा हल्का ना हो या फौरी ना हो, ऑल्दो मुझे इन सब से बचना नहीं चाहिए, लेकिन इसीलिए नमक स्वादानुसार पहली किताब हुई। वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था कि मैं हिंदी साहित्य में स्थापित होना चाहता था और एक पॉपुलर किताब के तमगे से कुछ समय के लिए बचना चाहता था, इसलिए किताब कुछ समय टलती रही और 2 किताबें ख़त्म होने के बाद फिर ये तीसरी किताब आई। मुझे कुछ रीडर्स के रिएक्शन बताइए जो इतने सालों में आपने हासिल किए हैं, ऐसे रिएक्शंस जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, यहाँ सब लोग उनको जान पाएँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने तो ये रखता है कि मुझे दिन में 5 मेल मैसेज फेसबुक पर इधर उधर ज़रूर आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं भी एक किताब लिखना चाहता हूँ, बस शुरुआत बता दीजिए। हालांकि ये बचकानी बात हो सकती है कि अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आप किताब लिखिए, या बट मुझे लगता है कि अगर ये किताब लोगों को इतना जोड़ रही है कि वो भी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा मायने की बात नहीं हो सकती। दूसरा कमेंट जो मुझे हमेशा मिलता है वो ये मिलता है कि ये किताब हमने पढ़नी शुरू की तो 3 घंटे में ख़त्म हो गई और इस किताब को पढ़ते हुए हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो लगता है कि हाँ, वो 10 महीने 1 साल की लिखाई वो वापस से बरामद हो गई। और कुछ कमेंट ज़रूर आते हैं कि हम बनारस ज़रूर जाना चाहेंगे और हमें बनारस जाके देखना, या बनारस के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ इसमें हमें बनारस याद आ गया, कानपुर याद आ गया, इलाहाबाद याद आ गया। तो ये सारे कमेंट ऐसे हैं कि क्योंकि मुझे लगता है मैं किताब लिख के किसी की ज़िंदगी दुनिया तो नहीं बदल दूंगा। आज के समय में समय इतनी बड़ी लग्जरी है कि अगर कोई मुझे अपना 3 घंटे का भी समय दे रहा है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि अगर मैं किसी को हंसा पा रहा हूँ और उसे उस किताब से जोड़ पा रहा हूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट रुकिए, कुछ और बातें होती उसके बाद। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आप लोगों को ताकि किताब से भी ठीक से वाकिफ़ हुआ जाए और लेखक को भी कुछ चीज़ें कहनी है। ये जो किताब है विशाल जी और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कितने कितने हमारी आम बातचीत के बनारस के और कानपुर के मुहावरे इस किताब की शुरुआत में ही आपको अपने घेरे में ले लेते हैं। जब मैं कल मैंने इस किताब को शुरू किया तो जिन चीज़ों ने मुझे एकदम से पकड़ लिया, 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं और वो कानपुर के मुहावरों पर मुकाबला कर रहे हैं, कानपुर की भाषा का मुकाबला कर रहे हैं। तो एक कहता है आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, ये वो युवा भाषा है जो कॉलेज के लड़के उस इलाके में यूज़ करते हैं। फिर अगला उसका जवाब होता है कि बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। ये कमाल के मुहावरे हैं। या वो एक छाते वाला आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, या पचड़े में पड़ोगे तो अभी लभेड़ हो जाएगी भाई जी। ये जो लैंग्वेज है ये मुंबई में शायद बहुत सारे लोग न समझ पाएँ, लेकिन इसको पढ़ के ये भाषा आपको कहीं ना कहीं अंदर गुदगुदाती है, आपको कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुख देती है, जो एक किसी किताब के पढ़ने से जुड़ा हुआ सुख जो होता है। ये जो हिंदी है, क्या आपको लगता है कि ये महानगरी IIT और IIM छाप लड़के समझ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझेंगे क्या, क्योंकि भाषा की भी मेरी एक लंबी जर्नी रही है, यात्रा रही है। मैं कभी कभी जब भी भाषा पे सवाल आता है तो एक कविता सुना दिया करता हूँ लोगों को कि मैंने जब लिखना शुरू किया था, चूँकि मैं सूरदास, तुलसीदास, बिहारी ये सब पढ़ता था, तो मैं बहुत क्लिष्ट वाली भाषा लिखा करता था। एक मेरी कविता है जो कभी कभी सुना देता हूँ कि मुझे बहुत शौक़ था शब्दों से जगलरी करने का। तो एक कविता लिखी थी, कोमल
सारे शब्द का से थे। कोमल कपोल कमनीय केश, करखा काले कजरारे, कातर कंचुक कबरी, काफिर कर कंगन कनक कटारी, कटिकी कटीली कामुकता, कानन कर्ण फूल किलकारे, कर्पूर कमल की कांति किशोरी, काहे कतल कमाए। तो मेरी अरे बाप रे मेरी भाषा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैं वैसा ही लिखता था, पर जब मैं लोगों को पढ़ाता था तो वो बोलते थे हाँ कुछ बहुत अच्छा लिखा है, हमें ज़्यादा समझ नहीं आया, अच्छा लिखा है, लिखते रहो लिखते रहो। तो वो 10 लोगों 15 लोगों 20 लोगों के आगे कभी पहुँच नहीं पाता था। तो ये भी मेरी भाषा की एक जर्नी रही, समझ रही। फिर धीरे धीरे मैंने भाषा का, सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, आसपास की बोलियों का रहा, कानपुर के डायलेक्ट का, बनारस के डायलेक्ट का, इलाहाबाद के डायलेक्ट का बहुत प्रभाव रहा। तो धीरे धीरे भाषा बहुत बदलती गई। मुझे लगा कि जो मुझे पढ़ने वाला, अगर वो मेरी भाषा को समझ नहीं पाएगा, उससे जुड़ नहीं पाएगा, तो मेरी भाषा के सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है। तो ये भाषा धीरे धीरे वही भाषा है जो ये लोग बोलते हैं, तो इसीलिए मैं उनकी भाषा की ही बातें कहता हूँ। विशाल जी, आप अपनी फिल्मों को बहुत ऑथेंटिक रखते हैं। जिस इलाके की फिल्में होती हैं वही ज़बान कहती हैं। आपने कहा कि अभी राजस्थान के एक लेखक की कहानी आपने चुनी है और उस पर काम चल रहा है, तो जाहिर है कि वो सारी भाषा और उस परिदृश्य पर आपकी रिसर्च चल रही होगी। कुछ इस बारे में बता सकते हो तो। हमारे जो देश की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हर 50 किलोमीटर बाद हमारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है। तो और इतना भरा हुआ है ये देश डायलेक्ट से कि मुझे वही मैंने ओमकारा से शुरू किया। और ओमकारा से पहले मेन स्ट्रीम में इस तरह के डायलेक्ट्स नहीं यूज़ हुआ करते थे। फिर उसके बाद मेरी हर एक कोशिश रही, जैसे इश्किया में भोपाल का थोड़ा सा फ्लेवर आया। फिर कश्मीर में गया, कश्मीर से तो मैं था नहीं, तो कश्मीर में जो मेरे साथ जो मेरे को राइटर थे बशरत पीर, मैंने उनके साथ कश्मीर काफ़ी घूमा और मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि वहाँ पे वो उर्दू की वजह से वो पूरा लफ्ज़ जो है वो बोलते हैं, आधा लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं। और नकश है ना, नकश शब्द ऐसे बोलते हैं, या शब्द या नकश ऐसे बोलते हैं। और वही इंग्लिश में भी वैसे ही करते हैं, तो जो कि मैंने कैरेक्टर्स में यूज़ किया उसमें। और फिर वो भा नहीं बोल सकते हैं, जैसे भाई बोलना तो बाई बोलेंगे। तो अब वो जब ये सब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अजीब सी म्यूज़िकलिटी पैदा होती है। और वो हर एक में ही है। राजस्थान का डायलेक्ट भी बहुत ही, वो भी बदलता रहता है। मैंने मटरू में हरियाणा का यूज़ किया जहाँ वो हर चीज़ रा से शुरू करते थे, रा देखियो रे। तो इतना खूबसूरत है ये देश भाषा को लेके, तो और जितना आप खोज लें उतना कम है। जब नए युवा लेखकों से आपकी जाहिर है ऑफिस में भी मुलाकात होती होगी और इस तरह के आयोजनों में भी होती है, किस तरह की उम्मीद बनती है विशाल जी? आई थिंक अब थोड़ा सा क्योंकि एक तो जो किताबों के ऊपर फिल्में बनने लगी उसकी वजह से बहुत लेखक आने शुरू हुए हैं। तो वो नज़रिया दूसरा था आने का, मगर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। फिल्म मेकर्स भी अब किताबें पढ़ते हैं, उसमें से चाहे सिर्फ फिल्म के लिए पढ़ते हो मगर पढ़ना शुरू किया है। और किताबें बहुत, जब आप पहले कभी एयरपोर्ट पे किसी बुक शॉप में जाते थे तो किसी इक्का दुक्का किसी राइटर की किताब मिलती थी। अब जाएं तो एक सीज़न में आपको 10-15 नई किताबें मिलती हैं। और उसका वो जो तीर है, जो लक्ष्य है, वो वही है कि किसी के ऊपर फिल्म बन जाए। तो कहीं इसमें ये एक चीज़ शुरू हुई है कि जो सिनेमा में अभी, क्योंकि पॉपुलर उसमें लिखा जा रहा है, लैंग्वेज में पॉपुलर थीम्स के ऊपर लिखा जा रहा है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे शायद इसी में से कहीं से साहित्य भी आना शुरू हो जाएगा। और जो है लिखा जाएगा, जितना लिखा जाएगा उतना वो खूबसूरत होता जाएगा, क्योंकि लिखते की विद्या है ये। क्या बात है। इस उम्मीद वाली बात के साथ मुझे लगता है कि किताब के विमोचन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। विशाल जी,
बहुत बहुत शुक्रिया निखिल सचान की इस किताब का तारे देख रहा था। घाट की दहरी पर गंगा जी की लहरों की आवाजाही से नाव डोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि गंगा जी झूला झुला रही थी। 2 बार झपकी भी लग चुकी थी। मैं फिर उठ जाता था और आसमान ताकने लगता था। इतना सुंदर, शांत और साफ आसमान आखिरी बार पता नहीं कब देखा था। नाव पर लेटे हुए आसमान पढ़ते 4 घंटे बीत गए थे। सुबह होने को 3-4 घंटे और थे। सोच रहा था कि आसमान देखना कितने सुकून की बात होती है। ये भी सोच रहा था कि रात के आसमान में तारों की इबारत से लिखी बात कोई रही होगी जिसे मैंने पढ़ लिया होगा। आसमान में और भी कुछ था, जैसे वह कोई मायावी अय्यार रहा होगा। घड़ी घड़ी कुछ नया बना बिगाड़ रहा होगा, इच्छाधारी। कुछ देर पहले आसमान किसी सुंदर लड़की के जूड़े जैसा लग रहा था, जिसमें छोटे छोटे मोगरे के सफ़ेद फूल गूंथ दिए गए हों। थोड़ी देर बाद वो काली स्लेट जैसा लग रहा था, जिस पे बच्चे सफ़ेद खड़िया से कट्टम जीरो खेल रहे हों। 3 जीरो या 3 क्रॉस एक लाइन में मिल जाएं तो खेल ख़त्म, पैसा हजम, अगली बाजी सजा दी जाए। अभी आसमान उस पहेली जैसा लगने लग रहा था जो बचपन में अखबार में आती थी, जिसमें अलग अलग बिंदु बने होते थे और उस पर 1, 2, 3 करके नंबर लिखे होते थे। सबको एक एक करके जोड़ दो तो हाथी, जिराफ, मछली जैसा कुछ बन जाता था और पहेली हल हो जाती थी। पता नहीं क्यों मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि अब शायद मुझे IIT में दोबारा घुसने को नहीं मिलेगा, दोबारा 16 नंबर नहीं जा पाऊँगा। इस बात की चिंता नहीं हो रही थी। हाँ, बस ये ज़रूर दिमाग में आ रहा था कि हर रोज़ शुभ्रा के हॉस्टल के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। उसकी चिंता आ जा रही थी। बार बार दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन मैं उठा नहीं रहा था। सब कुछ इतना शांत था कि और कोई आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं 7 तारों वाला सप्तर्षि खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। बचपन में एक बार में मिल जाता था। छुटपन में तो ओरायन भी आसानी से दिख जाता था, आज नहीं दिख रहा था। छोटा वाला भालू, वर्गो, हरक्यूलिस कहीं तो होगा। उधर एरीज है क्या? मैं उंगली से तारे जोड़ते हुए खोज रहा था। क्या बात है। एक ज़रूर, बिल्कुल। मीडिया में से लोग सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। बधाई, शुभकामनाएं आपको उनके लॉन्च के लिए। विशाल जी आए, उनके साथ आपका संपर्क और उनका आने का यहाँ पर आपको कैसा प्रतीत रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। विशाल को बुलाने का एक मुद्दा ये था कि विशाल मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद है, एक फिल्म मेकर के तौर पे। तो मेरा विशाल से पहले कोई परिचय नहीं था। एक फ़ैन बॉय मोमेंट ही था। मुझे लगा कि मैं विशाल को इस किताब के लिए ज़रूर बुलाना चाहूँगा और इसी तरीके से एक कॉमन कॉन्टैक्ट के थ्रू मैंने विशाल को बुलाने की कोशिश की। विशाल जी ने हाँ कर दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। मेरे लिए एक पूरी तरीके से एक फ़ैन बॉय मोमेंट था। व्यस्त फिल्मकार हैं, इंडस्ट्री में चर्चा में रहते हैं और मतलब अच्छा ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से जुड़े हैं, मतलब सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर आए अपने पास। देखिए, मैं तो अमिताभ बच्चन को भी बुला भेजता। मेरा मानना है कि हिंदी किताबों का विमोचन धूमधाम से होना चाहिए। हिंदी फ़िलहाल ग्लैमर से बहुत दूर हो गई है कुछ समय के लिए, तो मैं तो अपनी हर एक किताब पिछली से थोड़ा ज़्यादा धूमधाम से ही करना चाहता हूँ। इसलिए विशाल जी को बुलावा भेजा और मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हाँ बोल दिया। विशाल जी, अभी आपने एक जिक्र किया है ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल ऑन द डायस, उसके बारे में जानना चाहूँगा। कौन सी वो कहानी जो आपने पढ़ी, 2 बहनों की कहानी का आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छी लगी और उसमें बहुत जल्द फिल्म बनाने चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। लुक समवेयर जैसे आप उधर आ जाओ। जी। 2 बहनें कहानी, ये हम बाद में आते हैं, पहले निखिल की किताब की बात करते हैं। मैंने अभी इसका एक्सर्प्ट सुना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी अच्छी सिमिलीज उसने यूज़ की हैं और मैं अब इतना एक्साइटेड हूँ। मेरे पास ये किताब मुझे वक्त नहीं मिल पाया, पर मैं जाके इसको पढ़ना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है और ज़रूर इस पर फिल्म भी शायद कोई बने या कोई बनाए। मैं भी पढ़ूँगा इसको। और पहले इसके बारे में बात करते हैं। 2 बहनें किताब, वो किताब भी नहीं है, एक शॉर्ट स्टोरी है। जैसे मैंने बताया, चरण सिंह पथिक एक राइटर हैं राजस्थान के। किसी एक छोटे से गांव में स्कूल में पढ़ाते हैं वो, और बहुत उम्दा लिखते हैं। तो वो कहानी मैंने पढ़ी, उसके राइट्स मैंने लिए। वो कहानी क्या है वो आप ढूंढिए अब और पढ़िए। नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ।
फिर आप बताइएगा दो बहनें कौन हो सकती हैं। ओके विशाल जी, उसके अलावा जिस तरह का सिनेमा अभी आपने जिक्र किया, बरेली की बर्फी का जिक्र किया आपने, और भी बहुत सी फिल्में हैं जो बहुत कामयाब रह रही हैं छोटी फिल्में होने के बावजूद। The recent example is Shubmangal Sadhan, which is released just opposite, Badshah, which have a very huge star cast, and Shubmangal Sadhan is one of the biggest hit in terms of critically, commercially. Do you think the mindset of audience is changing? मतलब कंटेंट को खास समय तो दिया जा रहा है, स्टार कास्ट को नहीं दिया जा रहा है। पीटर शाहरुख खान फिल्म और सलमान खान फिल्म, और फिर वो नॉर्थ का मिलियो, नॉर्थ की जुबान, नॉर्थ का जो ढंग तरीका, जो छोटी छोटी बातें होती है जो हम नोटिस करते हैं कि पापा जी को आपने प्रणाम नहीं किया और आपने फलाने को सलाम नहीं किया, अच्छा, मैं सवाल भी आप पूछ रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं कि वो नॉर्थ का मिलू भी आ रहा है और जो कंटेंट है वो किंग है, और ये इससे बढ़िया वक्त और क्या हो सकता है कि स्टार इज सेकेंडरी एंड कंटेंट इज़ द किंग। इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं। सबसे बढ़िया दौर तो यही होना चाहिए था और यही हो रहा है। इसलिए इस तरह की UP 65 जैसी किताबें जो अब आ रही हैं और हिंदी में जो लिखी जा रही हैं, क्योंकि जो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट्स भी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी को उसकी लिपि में रखना, हिंदी लिपि का ज़िंदा रहना बड़ा ज़रूरी है। हिंदी भाषा तो नहीं जाएगी कभी, क्योंकि हम लोग फिल्मों के ज़रिए हमारी भाषा तो ज़िंदा रहेगी, पर जो लिपि है वो कहीं उसका बचना बहुत ज़रूरी है। विशाल सर, यंगस्टर्स का अमूमन मानना है कि हिंदी पहले इस्तेमाल की जाती थी वो हिंदी ना अब हमें समझ आती है ना अब हम वो लिख पाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। आई मीन हिंदी जो पहले, हिंदी की एक क्लिष्टता तो एक जो है वो क्लिष्ट तो वो तो है ही, और उसका एक रीज़न ये भी रहा कि वो जैसे सरकारी दफ्तरों में भी जो हिंदी रही वो जो 100 साल पहले यूज़ होती होगी वो भी अभी यूज़ हुई। अगर हम हिंदी को जैसे हम लोग आम भाषा में हम नए वर्ड्स अडेप्ट करते हैं, अगर वैसे हमने अपनी सरकारी उसमें भी, कोर्ट में भी तो सारा काम अब अंग्रेज़ी में ही होता है, तो एक्चुअली हिंदी में वो प्रॉब्लम है कि हिंदी जहाँ थी वो सरकारी भाषा में वहीं रुकी रह गई। अगर उसमें हम लोग ऐसे बातचीत की भाषा में अगर हम लोग सरकारी सारे दफ्तरों में ऐसा काम हो, नहीं तो वो जो सरकार का जो नोटिस कभी कभी आता है उसे अल्लाह ही बचाए समझ में आए, तो वो एक प्रॉब्लम है कि हम आम भाषा में उसको हिंदी को नहीं लेके आते हैं। और दूसरा एक जो मैंने बोला था वो कॉम्प्लेक्स हमारा है ही कि हम लोग अपनी भाषा से कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे आप फ्रांस में जाएं या जर्मनी में जाएं, वो लोग अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, हम लोग अपनी भाषा पे से कॉम्प्लेक्स हैं, हमको हिकारत। हिंदी नहीं, वो कम से कम अपनी रीजनल लैंग्वेज को तो उस पर गर्व करते हैं। वो तो महाराष्ट्र में भी है, हम अपनी मराठी भाषा को कितना गर्व से बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता गिरता जा रहा है, अच्छा तो हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। अब फिल्मों में हिंदी का स्तर गिरता जा रहा है वो सही बात है, और आम भाषा में जो है वो गिरता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है सर, क्यों मेरी गलती नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है। ओके विशाल, आप निखिल से पूछिए ना सवाल। आपने जब ये बुक लिखी है तो यू हैव इम्बाइब्ड, मतलब आपने उस पर समाया है जो आजकल की बोलचाल की भाषा है या जो टाउन्स में, मेट्रोज में जो भाषा बोली जाती है। अब इसमें छोटे शहरों की भाषा है, जैसे कि मैं ये किताब UP 65 बनारस का RTO कोड है, तो सारी भाषा इसमें बनारस की ही है, और कानपुर की भाषा है, इलाहाबाद की भाषा है, और जो किरदार जहाँ के हैं उनकी ही भाषा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किताब जहाँ की हो उसके किरदार जहाँ के हो वैसी ही भाषा बोलेंगे। अगर मेरी कहानी की किरदार एक रिक्शे वाला है जो किसी वैश्या के पास जाता है, तो उसकी भाषा, उसकी कहानी में अगर गाली है तो गाली भी ज़रूरी होगी, जैसे विशाल की फिल्मों में होता है जो बहुत ऑथेंटिक लोकल डायलेक्ट होता है, तो इसमें इस किताब में इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि जो लोकल डायलेक्ट है वो ज़रूर इस किताब में। विशाल जी आज यहाँ पर हैं तो फिल्म के बारे में बात कर लीजिए। तो मुझे पढ़नी ज़रूरी है ना, एक बार पढ़ लूँगा तो मैं उनका, आपने जो सुना जो उन्होंने पढ़ा वो कितनी अच्छी आम भाषा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम नहीं समझ सकते थे। ठीक है विशाल जी, यहीं पे मैं आपसे पूछना है, कई लोग सब लोग जानना चाहते हैं, वो आपकी अगली फिल्म सुश्री दीपिका के साथ में है और इरफान है क्या? हाँ, उसमें मतलब मैं वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे जो असिस्टेंट हैं हनी वो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं बड़े। उसमें सुश्री दीपिका एंड श्रीमन इरफान साहब है उसमें हैं, और कोई और हीरो नहीं है उसमें, सिर्फ इरफान है और दीपिका है। क्या है कुछ
समीकरण उसका? वो तो सबको पता ही है कि वो हुसैन जदी की एक कहानी थी फैम फटाल, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में, उसकी कहानी के ऊपर बेस्ड है। ओके विशाल साहब, आई रिस्पेक्ट यू लॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिटिक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जिस तरह का सिनेमा हम आपकी तरफ से देखते हैं, चाहे वो ओमकारा की बात करूँ, मैं मकबूल की बात करूँ, जो सिनेमा आपकी तरफ से आता है वो अपने आप में बहुत लाजवाब रहता है। एक उम्मीदें रहती है, लास्ट फिल्म ऑफ योर विच इज रंगून, इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ, जब हम बात करते हैं कि विशाल भारद्वाज की फिल्म, क्या डू यू फील वो आप कमर्शियली बोल रहे हैं या क्रिटिकली बोल रहे हैं? मैं दोनों लिहाज से पूछ रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल, क्या हाउ डू यू फील, जब आप एक फिल्म को इतनी शिद्दत से, यकीनन हर चीज़ को शिद्दत से बनाया जाता है, और जब वो उतनी कामयाब या उतनी खरी नहीं उतरती है, डू यू फील सॉरी, डू यू फील सैड अबाउट इट? No, I feel wasted, not कि सैड, और उसमें लगता है आपने इतनी मेहनत की, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और ऐसा मेरी हर फिल्मों के साथ होता है। ओमकारा जब रिलीज़ हुई थी तो ओमकारा के बारे में भी इतनी बुराइयाँ लिखी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमारी जर्नलिस्ट दोस्त ही है, उसने लिखा, भारती दुबे ने, कि ऑडियंस जो है वो इसलिए थिएटर में नहीं जा रही कि उसमें गालियाँ हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया को ये न्यूज़ छापनी चाहिए थी क्या, या भारती को लिखना चाहिए था क्या? आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं इस बात को तो आपको उसके ऊपर हंसी आती है, पर उस वक्त ये लिखा गया था उसके बारे में। जो मकबूल आई, मकबूल ने तो पैसे भी रिकवर नहीं किए अपने, 7 खून माफ़ आई, 7 खून माफ़ की बुराई हुई। तो अब वो पर्सपेक्टिव जा चुका है कि जिस मोमेंट में, प्रेजेंट में जिस बात जो कहा जाता है वो आगे जाके वो सच रहता है या नहीं। जिन फिल्मों की तारीफ़ होती है उनकी आगे जाके बुराई होती है, जिनकी बुराई होती है उनकी बाद में अच्छाई होती है। आप अपना काम ऑनेस्टी से कर सकते हैं, बाकी तो उसके अलावा कुछ मतलब होना भी नहीं चाहिए, और जो है भी तो वो फ़ानी है, तो उससे फ़ायदा क्या, कहाँ लेके जाना है। अपना काम अपने से ढंग से कर जाएं। मेहनत का दुख होता है कि जो आपने फिजिकली मेहनत की है उसका दुख होता है, बस हल्का कोई दुख। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सर प्लीज़ बुक के बारे में बात करते हैं। निखिल जी, यही मेरा सवाल था आपसे नेक्स्ट, किताब पर वापस आते हुए आपको क्यों लगता है मतलब लोग इसे क्यों पसंद करेंगे, अगर आप बता सकें बुक के बारे में? लोग इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उनकी कहानी है। हम सभी लोग कॉलेज ज़रूर गए होते हैं, 4 साल कॉलेज में ज़रूर बिताए होते हैं। हमारे 4 ज़िंदगी के 4 सबसे खूबसूरत साल होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से तो 4 साल, कहीं और हैं तो 5 साल या 2 साल, जितना भी रहा हो। तो ये आपको पुराने समय में भेज देगी, आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों के बारे में याद दिलाएगी। और इसमें बहुत बेसिक इकाई है, छोटी सी यूनिट है, प्यार है, दोस्ती है, जो हमें लगता है कि हर एक इंसान से रिलेटेबल होती है, उन सब की कहानियाँ हैं। तो और किताब एक आउटराइट कॉमेडी है। आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ऐसे हंसेंगे जैसे आप सिनेमा देख रहे हो या अंदाज़ अपना अपना जैसी कोई फिल्म देख रहे हो। तो इसलिए आपको किताब ज़रूर पसंद आएगी। और पुराने और नए लेखकों में आपको कौन, आप किसे पढ़ते हैं, कौन पसंद है? मैं तो बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैं अभी तक सूरदास, तुलसीदास, मोतीराम, वहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। और अभी नए लोगों में उदय प्रकाश जी को बहुत पढ़ता हूँ। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी है, कल हिंदी दिवस है, इसे मेरी किताब की रिकमेंडेशन ही मान लिया जाए। और मंटो को बहुत पढ़ता हूँ, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, तो सारे लोगों में इन सारे लोगों को बहुत पढ़ता हूँ। विशाल जी, 2 बातें, निखिल और बाकी लेखकों के लिए क्या मोटिवेशन है हिंदी में लिखें और ज़्यादा लिखें और अलग अलग विषयों पर लिखें? मैं टू ऐड ऑन दिस, विशाल साहब इसमें ऐड करो। अच्छा, कर सकता हूँ फिर लाउड सर, वो गुस्सा हो जाएंगे, वो अभी उनका जवाब देने दो पहले। मुझे क्या लग रहा है कि जितना लिखा जाएगा उतना वो बेहतर होता जाएगा। जो लिखते की विद्या, जो मैंने पहले भी मुहावरा बोला था, वो है। और मोटिवेशन ये है कि उसके ऊपर फिल्म बनेगी। फिल्म भी एक लिटरेचर है। फिल्म को हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं, और फिल्म भी अपने आप में एक लिटरेचर है। और अगर दोनों का आप देखिए, सत्यजीत रे साहब का 90% काम शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर फिल्में बनाई उन्होंने। शॉर्ट स्टोरीज़ अडेप्ट कर करके फिल्में बनाई, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा फिल्मकार रहा है सत्यजीत रे, जिसने पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उसका 90% काम लिटरेचर को अडेप्ट करके हुआ। ऐड ऑन कीजिए सर, ऐड ऑन। आइए, ऐड ऑन ये है, ऐड ऑन कर तो सही इजाज़त है शर्मा जी। ऐड ऑन ये है कि जैसे आपने जिक्र किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन, आपने कहा कि आप लेखक ज़्यादा भी आ रहे हैं क्योंकि एक कमर्शियल एस्पेक्ट जुड़ गया कि फिल्में बनने लगी उसकी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? स्टार्टेड with Chetan Bhagat, 3 Idiots, and it's there in the row. How do you see this change?
कि क्या एक लेखक को प्रोत्साहन मिल रहा है या लेखक लालच की वजह से इस तरफ मुड़ रहे हैं? बात जो भी है लालच की वजह से चाहे आए, पर आ तो रहे हैं, वो कितनी अच्छी बात है। तो लालच तो अगर कोई बोले कि नहीं है, अगर मैं बॉम्बे में आके बोलता कि मुझे टॉप पे पहुंचने का लालच नहीं है, तो मतलब तो झूठ बात है। तो पर लालच, सही लालच भी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर वो किताब नहीं लिख रहे होते तो प्रेजेंटेशन बना रहे होते, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सड़ फोड़ रहे होते, तो इससे बेहतर है कि वो किताब ही लिख रहे हैं। लालच से आ रहे हैं या जिस भी वजह से आ रहे हैं। आई थिंक हो गया ऐसा भी हो गया। सर मैं क्या बोल रहा था कि सभी का शायद ये प्रश्न होगा 15 तारीख को सिमरन रिलीज हो रही है, कंगना ने आपके साथ काम किया, ये वही कंगना है जिनको आप जानते थे या कुछ बदलाव हुआ है? फिल्म का नाम तो सिमरन है ना। हाँ तो सिमरन, अरे उसमें कंगना हीरोइन है और क्या है, मतलब बताइए थोड़ा विस्तार में बोलिए। अभी देखूंगा मैं, फ्राइडे को देख के आपको बताऊंगा बिल्कुल अगले इंटरव्यू में। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आप एक काफी मॉरल सपोर्ट रहे थे जब वो फिल्माया जा रहा था, आपने उनको एक मेंटली घूम फिर के बात तो सर आप मिलते नहीं हैं सर, बहुत या तो आप एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहे थे कंगना के टफ टाइम के दौरान, और उसी दौरान ये जो फिल्म रंगून बनाई गई थी, जाना चाहते हैं हाउ वाज द रोल थे, कंगना ने अपना पार्ट तो बता दिया, आप बता दीजिए। मुझे पहले देखना पड़ेगा कंगना ने क्या बोला है, यू नो, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं सर ये तो बना ही नहीं न्यूज़, लास्ट ही है। इसके बाद भी कुछ रहेगा क्या? नहीं, देखिए कंगना बहुत ही प्रोफेशनल लड़की है, और एंड एक्चुअली ये वक्त है शायद बोलने का वो बात कि जब वो एक जो पर्सनल उन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो भी था उस वक्त, और कोई एक्टर होता तो वो शूटिंग रोक के या बीच में छोड़ के चला जाता कि पहले मेरी मेंटल स्टेट नहीं है काम करने की। कंगना वहाँ पे उस दौरान भी, जब आपके सब मीडिया से रोज़ दिन रात कुछ खबरें छपती थी, वो उसके बीच में भी वो आके वैसे ही जब कैमरा ऑन होता था, शी वॉज द कैरेक्टर शी वॉज प्लेइंग। उसके बाद वो क्या करती थी वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग भी शूट पे थे, पर मुझे मालूम है कि दैट वाज अ टफ टाइम फॉर हर एंड शी वाज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। एक दिन भी उसने नहीं बोला कि शूटिंग रुकनी चाहिए या पता भी नहीं कि हम लोग तो ऐसे रिमोट में थे जहाँ पे हमें आपका कोई भी ढिमकाना टीवी, फलाना टीवी और या फलाना टाइम्स और ढिमकानी मिनट कुछ नहीं पता चला। तो कुछ तो यही नहीं था, तो कुछ नहीं था, सिर्फ मोबाइल में कुछ आता था, व्हाट्सएप में तो हुई नहीं। सो और ना ही हमें वक्त भी नहीं था व्हाट्सएप पढ़ने का, तो उसमें पता नहीं चलता था क्या है। पर जब बाद I'm so happy at this age, like we are youngsters, we don't talk about Hindi, and you are writing in Hindi. We are glad about this thing. We would like to know what will be your next story or something like. Would you like to say something about your next book? अभी तो फ़िलहाल किताबों पे थोड़े समय के लिए ब्रेक ही है। फिल्म पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चूँकि मुंबई आया था तो यही सोच कर आया था कि सिनेमा में ही जाना है। तो फ़िलहाल किताबों पे ब्रेक है कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट फिल्म चल रही हैं और फिल्म पर काम करूँगा। और इसका नाम यूपी 65 क्यों है ये भी बताइए। क्योंकि ये बनारस का RTO कोड है यूपी 65। अच्छा। तो किताब का मेरे दिमाग में थॉट ये था कि एक ट्रक है जिसके पीछे एक नंबर प्लेट है, उसमें यूपी 65 लिखा हुआ है, और वो एक बंजारे की तरह या यायावर की तरह सड़कों पर घूम रहा है, और ये उसकी यात्रा ही है जो बनारस उसका एक पड़ाव है। थैंक यू सो मच।